और बहुत सारी पार्टियां उनके साथ थी, 7 दलों का गठबंधन था। तो उनको एक घमंड हो गया था हम बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाए कि बीजेपी ने इसी बीच जनता के साथ गठबंधन कर दिया। तो दोनों नेताओं का लिटमस टेस्ट हुआ और दोनों नेता फेल हो गए और दोनों जगह बीजेपी पास हुई। नीतीश जी बीजेपी को छोड़ के इसलिए गए कि वो तो अंतिम पारी खेल रहे हैं और उनके दिमाग में था कि पीएम का वैकेंसी बीजेपी में तो है नहीं, और उनको हमेशा बिना सीट के वो सीएम बने थे। तो आदत तो पुरानी लगी हुई है कि जब सीट नहीं थी तो सीएम बन गए, तो अब कोई औकात नहीं है तो पीएम भी लोग मान लेंगे। इसी उपचुनाव में दोनों नेताओं का लिटमस टेस्ट हो गया। गोपालगंज में तेजस्वी यादव का हुआ, चूंकि उनका गृह जिला भी था, और उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कराया था जो हमारा परंपरागत वोट बैंक है, और उन्होंने चाल चली थी जीतने के लिए। उस चाल को भी हमने नाकाम किया, और अब ना ये पीएम कैंडिडेट बनने वाले हैं, और बन भी गए तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि पीएम तो नरेंद्र मोदी जी होंगे और बीजेपी होगी, और बाकी कोई दल इनको स्वीकार करने वाला है नहीं। तो लालू यादव को अपने बेटे को सीएम बनाना है, इसलिए उनको स्वीकार किए, और सोनिया जी को अपने बेटे को पीएम बनाना है, इसलिए उन्होंने इनकार किया। तो स्वीकार और इनकार के बीच में नीतीश कुमार फंस गए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के बाद कुढ़नी में उपचुनाव हुए और उसके बाद परिणाम जो आया वो कहीं ना कहीं सबको चौंकाने वाला था। नीतीश जी का पार्टी के उम्मीदवार की जो हार हुई और भाजपा के प्रत्याशी वहां से जीते, उसके बाद क्या वाकई में जेडीयू का जनाधार कम हो गया है? 7 दलों की महागठबंधन का जो वजूद था, क्या वाकई में कुढ़नी से कम होता दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है? ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के महासचिव है मिथिलेश तिवारी जी। सर, कुढ़नी उपचुनाव आप लोग जीत गए। जदयू यह दावा कर रही थी कि कुढ़नी से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और 2024 में उनको बिहार देश से और 2025 में बिहार से बीजेपी मुक्त बनाएंगे। देखिए, ये तो एस्टेब्लिश्ड हो गया कि जब नीतीश जी राजद के साथ गए तो उनको एक घमंड हो गया था कि अब तो राजद और जदयू का वोट और बाकी सभी लेफ्ट पार्टियों का वोट, और सच पूछिए तो मुकेश सहनी भी उन्हीं के साथ थे लगभग, और बहुत सारी पार्टियां उनके साथ थी, 7 दलों का गठबंधन था। तो उनको एक घमंड हो गया था हम बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाए कि बीजेपी ने इसी बीच जनता के साथ गठबंधन कर लिया, और यही कारण है कि गोपालगंज सीट हम लोग जीते और हम लोग कुढ़नी भी जीते। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसी उपचुनाव में दोनों नेताओं का लिटमस टेस्ट हो गया। गोपालगंज में तेजस्वी यादव का हुआ, चूंकि उनका गृह जिला भी था, और उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कराया था जो हमारा परंपरागत वोट बैंक है, और उन्होंने चाल चली थी जीतने के लिए। उस चाल को भी हमने नाकाम किया, और उसके बाद नीतीश जी को भ्रम था कि तेजस्वी यादव की पार्टी हार गई, अब जदयू जीत जाएगा, तो वो भी चले आए मैदान में, और उन्होंने भी एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार को वहां लड़ाया था, और पूरी सरकार वहीं जाके बैठी थी, और वो भी हार गए। तो दोनों नेताओं का लिटमस टेस्ट हुआ और दोनों नेता फेल हो गए, और दोनों जगह बीजेपी पास हुई। और मोकामा का श्रेय न आज तक आरजेडी ने लिया, न आज तक जदयू ने लिया, और मोकामा से जीतने वाली जो माननीय विधायक हैं सोनम जी, उन्होंने भी इसका श्रेय नीतीश जी और इनको नहीं दिया। आप लोग किसको श्रेय देते हैं मोकामा का? देखिए, मोकामा की जनता ने 60,063 वोट भाजपा को दिया, और अनंत सिंह इतना दिन जो काम किए थे, इसके कारण अनंत सिंह को, और अनंत सिंह लोकल स्तर पर जुड़े थे, और अनंत सिंह की सदस्यता भी नीतीश जी ने छीनी थी, इसके कारण उनको स्वाभाविक है उनकी पत्नी को ये एक सहानुभूति वोट का फायदा हुआ। इस नाते तीनों उपचुनाव में आप देखेंगे इनको कोई श्रेय नहीं है। हाँ, 2 उपचुनाव में श्रेय हारने का जरूर है, चाचा और भतीजा दोनों हार गए और बीजेपी जीत गई। अब बारी है 2024 की। जेडीयू प्रमोट कर रही है एज ए पीएम नीतीश जी को। क्या देख रहे हैं? नीतीश जी यहाँ से निकलेंगे और महागठबंधन या फिर जो और यूपीए है नीतीश जी को चेहरा मानेगी? देखिए, एक हम लोगों ने सिनेमा देखा था, चला मुरारी हीरो बनने, है ना, वही हाल हो गया है नीतीश जी का। नीतीश जी बीजेपी को छोड़ के इसलिए गए कि वो तो अंतिम पारी खेल रहे हैं, और उनके दिमाग में था कि पीएम का वैकेंसी बीजेपी में तो है नहीं, और उनको हमेशा बिना सीट के वो सीएम बने थे। तो आदत तो पुरानी लगी हुई है कि जब सीट नहीं थी तो सीएम बन गए, तो अब कोई औकात नहीं है तो पीएम भी लोग मान लेंगे। और यही कारण था कि लालू जी के उस शरण में गए, क्योंकि उनको एक भ्रम था कि लालू जी सोनिया जी को राजी कर देंगे। भाई, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस अगर उनके नाम पे राजी हो जाती तो नीतीश जी की तो चल पड़ती,
वो पीएम नहीं भी बनते तो नेता प्रतिपक्ष तो बन ही जाते। वो दिल्ली में अपने लिए बर्थ खोज रहे थे और यही कारण है कि वो लालू यादव के साथ चले गए। तो लालू यादव को अपने बेटे को सीएम बनाना है इसलिए उनको स्वीकार किए, और सोनिया जी को अपने बेटे को पीएम बनाना है इसलिए उन्होंने इनकार किया। तो स्वीकार और इनकार के बीच में नीतीश कुमार फंस गए, और अब ना ये पीएम कैंडिडेट बनने वाले हैं, और बन भी गए तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि पीएम तो नरेंद्र मोदी जी होंगे और बीजेपी होगी, और बाकी कोई दल इनको स्वीकार करने वाला है नहीं। एक मुख्यमंत्री आए थे और हमको लगता है कि 1 घंटे की मीटिंग में 4 बार 5 बार उनको कुर्ता से खींच करके बैठाया गया। तो इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह से मानसिक रूप से भी वो अब डिरेल हो गए हैं। हाँ, तो ये भी जा रहा है कि हिमाचल की हार और दिल्ली एमसीडी की हार बीजेपी को कहीं ना कहीं कम करी है। हालांकि केजरीवाल की जो पार्टी है वो अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई है और जेडीयू अपने आप को प्रमोट कर रही है। नीतीश मांगे देश, ये जो कैलेंडर दिया गया है जेडीयू के जो अन्य राज्यों से आए हुए थे नेता उनको, और पूरे देश में ये छवि जा रही है कि सुशासन की छवि है, ना सीबीआई से डर है ना ईडी से डर है। तो इन सब के बीच क्या वाकई में जेडीयू के लिए आसान होगा नीतीश जी को प्रमोट करना? अच्छा, आप बताइए कि कोई रोक है इस देश में? हम कहने लगे कल से कि हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो इस पर किसी को कोई दिक्कत है? सब लोग कह सकता है, लेकिन कहने से कोई बन जाता है क्या? जदयू के जितने नेता हैं वो तो अब ऊब चुके हैं नीतीश कुमार से। वो चाहते हैं कि चले जाएं दिल्ली, की इनसे मुक्ति तो मिले, और बाकी जदयू के सब लोग भागना चाहते हैं बीजेपी में। राजद के साथ तो कोई रहना नहीं चाहता है, और क्यों रहेगा राजद के साथ? आप बताइए। जो हालात आज बिहार में हैं ये तो राष्ट्रीय जनता दल के सत्ता में आने के कारण है। इसके पहले आप भी थे नीतीश जी के साथ, उस समय भी क्राइम रेट बढ़ रहा था, ये नहीं था कि नहीं होता था, जगह जगह पर लूटकांड हुई, तब आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? कि आपने शायद देखा नहीं होगा, 2020 के बाद लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोलते रहे हैं, हम लोग बोलते रहे हैं, जिसको लेकर के नीतीश जी हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग सत्ता में थे तब भी बोलते थे। तो हम लोग उनको आईना दिखाते थे और वो अपना चेहरा देख के चिढ़ जाते थे, इसमें हमारा क्या दोष है? और स्वाभाविक है कि जब मुख्यमंत्री वो थे, गृह मंत्री वो थे, तो ये जो बिगड़े विधि व्यवस्था है, इस जो बिगड़े हालात हैं, इसका ठिकरा तो नीतीश जी के माथे पर फूटना है, इसका ठिकरा दूसरे के माथे पर फूटेगा नहीं, क्योंकि पुलिस उनके कंट्रोल में है, मुख्यमंत्री वो हैं, गृह मंत्री वो हैं, जवाब किसको देना पड़ेगा? उन्हीं को देना पड़ेगा। और हम लोग सत्ता में रह करके भी ये बात उठाते रहे हैं, ये बात कोई आज हम लोग नहीं कह रहे हैं। और बीजेपी कभी भी लॉ एंड ऑर्डर पर समझौता नहीं करती है। बगल का राज्य उत्तर प्रदेश आप जाके देखिए क्या हाल है वहां पर माफिया और गुंडों की, किस प्रकार से वहां पर सरकार उनकी पिटाई कर रही है, किस प्रकार से उनको जय श्री राम उनका हो रहा है। इसी नाते बीजेपी कभी भी लॉ एंड ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं करती है। जहां हमारी सरकार है वहीं सुशासन है, और जहां राजद है वहीं कुशासन है, ये तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। आखिर में सर कुढ़नी तो जीत गए, 2024 की तैयारी कैसी रहेगी? हम लोगों की तैयारी तो 365 दिन चलते रहता है। हम 24/7 काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। बीजेपी का इतना बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमको तैयारी करने की जरूरत कहाँ है? तैयारी तो वो लोग करते हैं जो 5 साल के बाद उनको याद आता है कि भाई जनता के बीच जाना है और चुनाव की तैयारी करनी है। हम लोग का तो स्वभाव ही है, हम लोग परमानेंट जनता के बीच रहते हैं और परमानेंट संगठन का काम करते रहते हैं। 24 आएगा, गाजा बाजा के साथ बिहार की 40 की 40 सीटें हम लोग जीत करके नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेंगे। चलिए देखिए तो क्या कुछ कह रहे थे मिथिलेश तिवारी जी। हालांकि 2024 में लेट है, लेकिन जिस प्रकार से जेडीयू लगातार नीतीश जी को लेकर के बात कर रही है कि देश मांगे नीतीश, इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।